नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं जगदीश परमार आज लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके परमार पर हिंदी व्याकरण के समास टॉपिक तो मतलब कि आज हम पढ़ेंगे समास। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों समास की परिभाषा देखेंगे, हम समास का अर्थ देखेंगे और समास के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको भी अच्छे से समझेंगे और उनके उदाहरणों को भी अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में समास, जो कि कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से लगाकर अपने 12वीं तक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। सारी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, जैसे कि जो अपने कंपटीशन की एग्ज़ाम भी होती हैं टीचर्स की, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इसीलिए हम आज समास को पूर्णतः रूप से क्या करेंगे, इनको विकसित रूप से पढ़ेंगे। तो समास का सबसे पहले क्या है, अपन देखते हैं इसका अर्थ। तो प्यारे बच्चों, समास का अर्थ है संक्षिप्त या फिर छोटा करना। सीधा अर्थ है प्यारे बच्चों समास का कि छोटा रूप। अब इसके बाद इसकी परिभाषा देखते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, जब दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है तो उनको मिलाने पर जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जब उन दोनों को मिला दिया जाता है, जैसे राम और श्याम, जैसे माता पिता, दिन और रात है, तो जब इनको मिला देते हैं तो काय का निर्माण होता है, समास का निर्माण होता है। इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कुछ उदाहरण दिया है कि दिन और रात में, जैसे कि ये क्या करते हैं कि किसी भी बड़े रूप को क्या करता है समास, एक छोटे संक्षिप्त रूप में उसका समाधान करता है। जैसे कोई बड़ा रूप दे रखा है, बड़ा चल रखा बनना है, वर्णन कर रखा है, तो उसको एक छोटी सी बात में उसको बताना कम शब्दों में। तो जैसे कि उदाहरण दिया है, दिन और रात में कितने शब्दों का प्रयोग हुआ है, 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो दिन और रात क्या कर दिया अपनों ने, एक समस्त शब्द किया जा सकता है। तो देखो, दिन और रात था तो इसको छोटा किया अपनों ने, इसका संक्षिप्त रूप क्या किया, एक योजक चिन्ह का प्रयोग करके इसे छोटा बना दिया। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब समास में मतलब जो शब्दों को तोड़ा जाता है अलग अलग, तो उनको समास विग्रह कहते हैं। मतलब कि शब्दों को अलग अलग करना है, उसका संक्षिप्त रूप करना क्या कहलाएगा समास में, समास का हमेशा विग्रह होता है। लेकिन ध्यान रखना, संधि में क्या होता है कि संधि का विच्छेद होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए धन संपन्न, समस्त पद का अगर अपन क्या करते हैं, समास विग्रह करेंगे धन संपन्न का, तो क्या हो जाएगा, धन से संपन्न, मतलब कि व्यक्ति क्या है, धन से परिपूर्ण है। अगला उदाहरण दिया है रसोई घर, इसका समास विग्रह अगर करोगे, इसे तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो समस्त पद में क्या होता है, अब प्यारे बच्चों जो भी समास विग्रह होगा उसमें दो पद होंगे। कौन कौन से, एक तो क्या रहेगा, पूर्व पद रहेगा और एक रहेगा उत्तर पद। तो प्यारे बच्चों, पूर्व पद को क्या बोलते हैं अपन, पहले वाला पद, और उत्तर पद को क्या बोलेंगे अपन, दूसरे वाला पद। जैसे कि एक कुछ अपने को 4 उदाहरण दे रखे हैं। पूजा घर, तो प्यारे बच्चों इसमें अगर हम देखते हैं पूजा घर है, तो पूजा जो शब्द है इसमें दिख रहा है अपने को,
तो पूजा क्या हो जाएगा अपना प्यारे बच्चों, इसमें पूर्व पद हो जाएगा। और उत्तर पद अपना क्या हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा अपना घर। तो पूजा घर में पूजा अपना क्या हो गया है, इसमें पूजा जो है पूर्व पद मतलब कि पहला पद हो गया, और उत्तर पद क्या हो गया अपना, या दूसरा पद क्या हो गया घर, और इसका समास विग्रह कर दिया तो पूरा क्या बन गया, पूजा के लिए घर। अगला है माता पिता। तो माता पिता का अगर समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता बनेगा। अब दो शब्द हैं, माता पहला शब्द होगा जिसे पूर्व पद कहेंगे, और पिता क्या होगा, दूसरा शब्द होगा जिसे उत्तर पद कहेंगे। तीसरा है नवरत्न, मतलब कि नौ रत्नों का समूह। तो नौ रत्नों का समूह है, तो नवरत्न में दो शब्द बन रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं। तो नव तो क्या हो जाएगा पूर्व पद मतलब कि पहला पद, और रत्न क्या हो जाएगा उत्तर पद मतलब कि दूसरा पद। अगला उदाहरण है इसी का प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या दिए रखा है। हस्तगत। तो हस्तगत का क्या है, क्या हस्तगत में क्या हो जाएगा, हस्तगत में हस्त तो क्या हो जाएगा अपना उत्तर पद हो जाएगा, सॉरी पूर्व पद हो जाएगा। हस्तगत में हस्त तो अपना पूर्व पद मतलब कि पहला पद, और उत्तर पद क्या हो जाएगा गत। गत का मतलब है जो कि दूसरा पद होगा अपना। तो इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों कि समास के कितने भेद होते हैं। भेद मतलब कि समास के प्रकार। तो समास के कितने भेद होते हैं या समास के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से समास के इसने बताया है प्यारे बच्चों कि कितने भेद होते हैं। मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं। जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ भेद जो थे उनसे संबंधित एक अपने को क्या दे दिया, इसने समास दे रखा है, जो कि कौन सा दिया है, अव्ययी भाव समास। कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है प्यारे बच्चों वो क्या कहलाता है अपना अवयवी भाव समास कहलाता है। और जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो क्या कहलाता है अपना दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, दो समास की बात हो गई। जिस समास में पहला पद मतलब कि पूर्व पद प्रधान होगा वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और जिस समास में उत्तर पद मतलब कि दूसरा पद प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। और एक और परिभाषा है इसी की कि जिस समास में दोनों ही पद जैसे कि पहला या पद और दूसरा पद दोनों ही पद क्या होते हैं प्रधान होते हैं वो क्या कहलाएगा आपका द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है वो द्वंद्व समास कहलाएगा। उसके बाद ही प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं हम अगला जो अपना इसमें प्रकार है वो देखते हैं। जैसे कि ये तो अपने पद की बात हो गई, और एक बात और है इसमें कि एक लाइन और है इसकी कि वह समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। वह समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या देखा इस लाइन में कि देखो जिस समास में पहला पद प्रधान होता है मतलब कि पूर्व पद प्रधान होता है
अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है, मतलब कि उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। और जिस समास में दोनों ही पद, मतलब कि पहला पद और दूसरे पद, उत्तर पद और पूर्व पद प्रधान होते हैं, वो कौन सा? द्वंद्व समास कहलाता है। और जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो कौन सा समास कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसके बाद तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए। अब तत्पुरुष समास जो है उसके कितने भेद बताए गए हैं प्यारे बच्चों? दो भेद दे रखे हैं। कौन कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये दोनों किसके भेद हैं? तो ध्यान रखना है अपने को, तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। अब इन दो भेद को अगर इसके अंदर मिला लिया जाता है तो टोटल जो समास है उनके कितने प्रकार हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 6 प्रकार हो जाएंगे। तो इन 6 प्रकारों को हम अब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो अपने दोस्तों को भी मिले, वो भी अच्छे से समास को सीख सकें। तो अब देखते हैं समास के 6 प्रकार। सबसे पहला और मुख्य प्रकार है प्यारे बच्चों, अव्ययी भाव समास। इस समास में अपनों ने पहले ही पढ़ा है प्यारे बच्चों, किसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा दे रखी है कि इस समास में परिवर्तनशीलता का क्या होता है? भाव होता है। और उस अवयव पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वह सदा एक समान रहता है। इसमें अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि अव्यय पद जो होता है वह उसका न तो लिंग बदलता है, मतलब कि चाहे वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही रहेगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग रहेगा, नहीं उसका वचन बदलेगा, चाहे वो एक वचन से द्विवचन भी नहीं होगा, बहुवचन भी नहीं होगा। तीसरा है इसके कारक भी नहीं बदलेंगे, सभी क्या होते हैं? एक समान रहते हैं हर समय। इसमें पहला पद क्या होता है? सबसे मुख्य बात है प्यारे बच्चों अपने लिए अव्ययी भाव समास की, कि इसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण है अव्ययी भाव समास के। क्या क्या उदाहरण दे रखे हैं? जैसे पहला उदाहरण है अपना यथाशक्ति। यथाशक्ति के क्या होगा? समास विग्रह अगर करते हैं तो शक्ति के अनुसार। तो प्यारे बच्चों इसमें जो पहला पद है वो ही क्या है? प्रधान है। देखो यहाँ शक्ति के अनुसार, अनुसार तो क्या बता रहा? शक्ति की विशेषता बता रहा है। किसके अनुसार है? शक्ति के अनुसार है, इसीलिए इसका पहला पद क्या है? प्रधान है। यथा समय किसके अनुसार है? समय के अनुसार है। तो ये भी काहे की विशेषता है? मेन जो पद है इसका पहला पद क्या है? समय है। तो ये भी इसी का उदाहरण है। प्रतिक्षण, मतलब कि प्रतिक्षण का मतलब है कि प्रत्येक क्षण, मतलब कि हर क्षण के क्षण कौन सा? क्या हर। तो ये भी उसी की विशेषता बता रहा है कि इसमें भी क्या हो रहा है कि पहला पद प्रधान है। यथा संभव है, तो जैसा संभव हो, ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आजीवन, आजीवन में क्या हो जाएगा? अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? जीवन भर। तो जीवन भर जो है, तो इसमें जीवन क्या है? इसका पहला पद है जो कि प्रधान है। भरपेट, भरपेट का मतलब होगा पेट भरकर। तो इसमें क्या है? क्या भरकर? के पेट भरकर। तो पेट भरकर है तो पेट इसमें क्या हो जाएगा? इसका प्रथम पद हो जाएगा जो कि इसका प्रधान है। आज जन्म है, आज जन्म में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर। आज जन्म का क्या होगा? जन्म से लेकर। तो इसमें क्या हो जाएगा? जन्म अपना क्या हो जाएगा? जन्म अपना हो गया इसमें जन्म से लेकर। तो जन्म क्या हो जाएगा अपना? इसमें प्रधान पद हो जाएगा। आमरण, मरण तक, मतलब कि मृत्यु तक।
तो मृत्यु इसमें क्या हो गया इसका, जो कि प्रधान पद है, पहला पद है। अगला उदाहरण है इसका प्रतिदिन, मतलब कि हर दिन। ये भी क्या हो जाएगा, हर दिन। कौन सा दिन, के हर दिन है, तो इसके लिए ये भी इसका प्रथम प्रधान पद रहेगा, मतलब कि जो पहला पद है वो प्रधान है। बेखबर, बिना खबर के, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बिना क्या है, इसका पहला पद है जो कि मुख्य रहने वाला है, प्रधान रहने वाला है। अब इस समास जो है अव्ययभाव समास में प्यारे बच्चों कुछ अपवाद है। अब अपवाद की बात क्या है कि हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता है, परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। वहाँ भी क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं हिंदी के कि जो अव्यय नहीं है, कि हिंदी के बहुत सारे शब्द क्या है, अव्यय नहीं है, फिर भी वहाँ पे क्या प्रयुक्त होता है, अव्यय का उपयोग होता है। तो वो भी क्या कहलाता है, अपने अव्ययभाव समास कहलाते हैं। जैसे कि घर घर, तो घर घर में क्या हो रहा, घर के बाद घर, तो इसमें भी क्या हो रहा, पहला पद प्रधान हो रहा है। रातों रात, तो रात ही रात में, तो इसमें भी रात क्या हो गई, अपनी समास विग्रह कर रहे हैं, तो प्रथम पद इसका प्रधान हो रहा है। इसके बाद बात आती है प्यारे बच्चों, दूसरा अपना जो समास है वो ही कौन सा, तत्पुरुष समास। जिनको भी साथ में लिखना है आप लिख सकते हो। मैं बहुत ही विस्तृत तरीके से समास को बताऊंगा, समझाऊंगा। प्रत्येक समास के आपको उदाहरण भी मिलेंगे, तो आप व्यवस्थित रूप से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहें, ताकि आपको आगे आने वाली जो भी हिंदी से की ग्रामर से संबंधित या व्याकरण से संबंधित जो भी क्लासेस हैं, जैसे कि अपने अलंकार के प्रकार और परिभाषाएं रहेगी अगली क्लास में, तो वो भी आपको जल्दी से मिल जाए। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए बच्चों, दूसरा समास अपना है तत्पुरुष समास। इस समास में क्या होता है प्यारे बच्चों, पहला पद गौण होता है और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। अभी अपनों ने शुरुआत में पढ़ा था कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद गौण होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का भी क्या होता है, लोप होता है, कर्ता व संबंध कारक को छोड़कर। इसीलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। किसके, तत्पुरुष समास के। अपने को कौन कौन से कारक छोड़ना है, इसमें कर्ता और संबोधन कारक दोनों को छोड़कर कुल मिला के कितने भेद हो जाएंगे, इसके 6 भेद होंगे। तो याद रखना है, यही एक ऐसा समास है तत्पुरुष समास कि जिसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों इसके अपन 6 भेदों के बारे में। तो सबसे पहला भेद होगा, ये अपन विभक्ति के अनुसार याद रख सकते हैं प्यारे बच्चों। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान को उस हिसाब से करेंगे, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी 7 विभक्तियाँ होती हैं, तो उस हिसाब से अपन उनको याद रख सकते हैं। तो तत्पुरुष का जो समास है, अपने तत्पुरुष समास में अपन पहला समास जो है वो अपन पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष समास। तो इसकी पहचान है प्यारे बच्चों क्या है कि जहाँ को विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है, कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि को विभक्ति चिन्हों का, तो ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय मतलब सभी को प्रिय, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो अब प्यारे बच्चों सभी में आप देख लीजिएगा, इसमें क्या दिख रहा है अपने को, सभी जगह को का लोप हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा अपना कर्म तत्पुरुष समास। एक बार वो समझ लीजिए कि कर्म तत्पुरुष समास में क्या होगा,
को शब्द का या को विभक्ति चिन्हों का क्या होगा, लोप होगा। कि मतलब कि जो शब्द लिखा जाएगा, समास विग्रह होगा, तो उन शब्दों के बीच में को की आवृत्ति होगी। जब अपन बोलेंगे तो वहां पे हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। इसके बाद शरणागत, इसी का उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो शरण को आया हुआ, इसमें भी को का लोप हो रहा है। ये सर्वप्रिय, सभी को प्रिय, तो इसमें भी को का लोप हो रहा है। अगला देखते हैं तत्पुरुष समास का प्रकार जो है करण तत्पुरुष समास। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि कर्म तत्पुरुष समास में को का लोप हो रहा था, तो उसी प्रकार करण तत्पुरुष समास में से चिन्ह का लोप होगा। कौन से चिन्ह का लोप होगा, से चिन्ह का लोप होगा। तो भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, बाणाहत, बाण से आहत, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, बाल पीड़ित, बाल से पीड़ित। तो प्यारे बच्चों, इन सभी वाक्यों का जब हम समास विग्रह कर रहे थे तो इन सभी में काय का लोप हो रहा था, से का लोप हो रहा है। तो जब भी प्यारे बच्चों याद रखना है अपने को कि जब को का लोप होगा तो कर्म तत्पुरुष समास होगा, और से का लोप होगा तो वह करण तत्पुरुष समास होगा। अगला क्रम देखते हैं इसी का, तत्पुरुष समास का तीसरा क्रम है अपना संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इसमें काय का लोप होगा, इसके रहेगा इसमें अपने के लिए चिन्ह का लोप होगा। तो वहां पे अपन जो देख रहे थे कि एक बार कर्म तत्पुरुष समास में को का लोप हो रहा था और करण तत्पुरुष समास में से का लोप हो रहा था। तो उसी प्रकार से संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए चिन्ह का लोप होगा। तो गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, बालामृत, बालकों के लिए अमृत, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो प्यारे बच्चों, इन सभी शब्दों का जब अपन समास विग्रह कर रहे हैं तो इसमें अपने को काय का लोप दिखाई दे रखा है। तो इसमें अपने को सभी जगह क्या हो रहा है, के लिए शब्द का क्या दिखाई दे रहा है, लोप दिखाई दे रहा है। कि सभी जगह, सभी समास विग्रह में सभी जगह के लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ध्यान रखना है, जहाँ का शब्द आए, जहाँ पे से शब्द आए और जहाँ के लिए आए, के लिए शब्दों में क्या हो जाएगा तुम्हारा संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का चौथा प्रकार है अपना अपादान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा, इसमें से पृथक या अलग के लिए चिन्ह का उपयोग होगा। मतलब कि यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी प्यारे बच्चों। काय की स्थिति उत्पन्न होगी, अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी। चलिए, अपादान तत्पुरुष समास से पृथक या अलगाव के लिए चिन्ह का लोप होगा। जैसे कि इसमें क्या होगा, से मतलब कि अपने को अलगाव होगा, किसी चीज से लगाव नहीं होगा, उसे बाहर निकाला जाएगा, उसके प्रति क्या होगा कि लगाव की भावना नहीं होगी। जैसे कि देखते हैं, देश निकाला, देश से निकाला, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों कि इन सबको क्या किया जा रहा है, अपने को अपादान तत्पुरुष समास में से शब्द का लोप होगा, सभी जगह से का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ लगाव की बात आ रही है, अलगाव होगा यहाँ पे। तो अपने को याद रखना है कि अपादान तत्पुरुष समास में अलगाव का भाव उत्पन्न होता है। पांचवा प्रकार है अपना संबंध तत्पुरुष समास। इसकी पहचान है प्यारे बच्चों, का, की चिन्हों का लोप होगा, वहां पे संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो गंगा जल,
गंगा का जल, नगर सेठ नगर का सेठ, राजमाता राजा की माता, जलधारा जल की धारा, मतदाता मत का दाता। तो प्यारे बच्चों, सभी शब्दों का जब समास विग्रह किया जा रहा है तो इन सभी में काय का लोप हो रहा है, का की के का लोप हो रहा है। तो ध्यान रखना, संबंध तत्पुरुष समास में किन किन शब्दों का लोप होता है, का की और के शब्दों का लोप होता है। अंतिम और जो आखिरी है तत्पुरुष समास का, वो है अपना अधिकरण तत्पुरुष समास। तो प्यारे बच्चों, अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होगा, किन चिन्हों का लोप होगा? तो इसमें प्यारे बच्चों होगा में और पर चिन्हों का लोप होगा। में और पर चिन्हों का लोप होगा, वहां पे होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जलमग्न जल में मग्न, तो यहाँ पे काय का लोप हो रहा है, में का। आप बीती तो यहाँ पे पर आ रहा है, पर का लोप हो रहा है। सिर दर्द सिर में दर्द, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, में आ रहा है। गुड़ सवार गुड़ पर सवार, तो यहाँ पे जिन जिन शब्दों का लोप हो रहा है, जैसे में का हुआ, पर का हुआ और में का, में और पर का लोप जहाँ होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है अपना प्यारे बच्चों, ये तो थे अपनों ने देखा सबसे पहला अव्ययी भाव समास देखा। दूसरा देख रहे थे अपन, जो पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास था। तत्पुरुष समास के अपनों ने कितने भेद पढ़े, इसके 6 प्रकार पढ़े। अगला है तीसरे नंबर का अपना समास आता है कर्मधारय समास। प्यारे बच्चों, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष अथवा उपमा उपमेय का क्या होता है, का बोध होता है, का बोध होता है जिसे या फिर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस समास के पहले दूसरे पद में, पहले तथा दूसरे पद में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो कर्मधारय समास है उसके पहले और दूसरे पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमा और उपमेय शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। वहाँ पे होता है कर्मधारय समास। जैसे कि उदाहरण के लिए विशेष और विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताएं उसी को विशेष कहा जाता है। मतलब कि जो संज्ञा होता है उसी को विशेष कहा जाता है। तो जिससे कि कर्मधारय समास में क्या होगा कि इसमें विशेषता बताएगा, विशेष और विशेषण दोनों पाए जाएंगे पहले और दूसरे पद में, विशेष और विशेषण। महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष कैसा है, महान है। पुरुष की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे, जो महान शब्द है वो पुरुष की विशेषता बता रहा है। तो पुरुष तो हो गया अपना संज्ञा, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है कि पुरुष कैसा है, महान है। तो इसकी विशेषता महान बता रहा है, इसीलिए महान तो हो गया विशेषण, वो पुरुष हो गया आपका संज्ञा, तो संज्ञा को ही विशेष कहा जाता है। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, तो अंबर कैसा है, पीला है। तो अंबर की विशेषता पीला बता रहा है, तो पीला आपका विशेषण है और अंबर आपका विशेष या फिर इसको संज्ञा भी कहते हैं। प्राण प्रिय, प्राण है जो प्रिय, प्राण है जो प्राणों, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन प्रिय है जो प्राणों को, है ना, प्राणों को क्या है, वो प्यारा है। तो यहाँ पे प्राणों की विशेषता प्रिय ने बता दी है। तो अपने को याद रखना है कि कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद और दूसरा पद क्या होते हैं, विशेषण और विशेष्य होते हैं, तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन, किसके समान, चंद्रमा के समान। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या रूपी धन, धन कैसा है, विद्या रूपी है। तो यहाँ पे विद्या इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। बहुसागर, बहुरूपी सागर, सागर कैसा है, बहुरूपी है। मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली, किसके समान, मृग के समान। तो ये हो गया अपना कर्मधारय समास के सभी उदाहरण।
अगला समास है प्यारे बच्चों और सबसे सरल समास है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इस समास का पहला पद प्यारे बच्चों क्या होता है, संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है, तथा दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। इसमें क्या बताया जाता है कि अपने को पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक है, कोई भी संख्या प्रदर्शित करेगा, ठीक है, या फिर उनका समूह बताया जाएगा संख्याओं का। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं नवरत्न। नवरत्न अपनों ने एक उदाहरण लिया, तो नवरत्न में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा अपना, अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, नवरत्न जो है तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 रत्नों का समूह। अब 9 रत्नों का समूह, तो नवरत्न में अपने को क्या दिख रही है, संख्या दिख रही है, पहला पद में 9 लिखा हुआ है, इसीलिए ये क्या है, द्विगु समास की पहचान है। कि द्विगु समास की पहचान क्या होगी कि पहला पद संख्यावाचक जिसमें मतलब की संख्या आएगी, 9 आ रहा है। सप्ताह 7 दिनों का समूह, तो 7 क्या आ रहा है इसमें, सप्ताह आ रहा है, मतलब कि 7 एक संख्या आ रही है। त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह, तो यहाँ पे भी 3 क्या आ रहा है, संख्या है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा अपना द्विगु समास। नवरत्न 9 रत्नों का समूह हो जाएगा। शताब्दी 100 शब्दों या वर्षों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। और पंचरात्र तो पंच रात्रियों का समूह। इसके बाद अपन पंचवटी 5 वटों का समूह। तो इन सभी में जैसे यहाँ 9 है, 7 है, 3 है, 9 है, 100 है, 3 है, 5 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्याओं का बोध हो रहा है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए ये अपना कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इसमें भी एक अपवाद है, जो कि क्या है अपना, इसमें भी एक अपवाद माना गया है कि कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है, जैसे कि पक्ष द्वय 2 पक्षों का समूह, लेखक द्वय 2 लेखकों का समूह, संकलन त्रय मतलब कि 3 संकलनों का समूह। तो इन शब्दों में भी क्या होगा, 2 दिख रहा, 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, तो इनमें भी क्या दिख रही है अपने को, संख्याओं का बोध हो रहा है, तो वो अपने सारे क्या कहलाएंगे, द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। अगला जो समास है इसमें अपना प्यारे बच्चों 5वां नंबर है समास का, वो है द्वंद्व समास। ये भी बहुत सरल है, आपको जल्दी ही याद हो जाएगा, आसानी से याद कर सकते हैं आप इसको। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान रखना है कि वो कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रदान होंगे, तो वह है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रदान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और, या, और, अथवा तथा एव आदि लगाते हैं, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, समास विग्रह करते हैं तो इसके शब्दों के बीच में और भी आता है, अथवा भी आता है, या भी आता है, और एवं भी आता है। तो जैसे कि प्यारे बच्चों हम देखते हैं उदाहरण रात दिन। एक और है इसका पहचान प्यारे बच्चों द्वंद्व समास की, कि वह समास जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। अब प्यारे बच्चों योजक चिन्ह का मतलब है जैसे कि यहाँ ये दिन और रात लिखा है, तो दिन और रात में काई एक डैश लगा हुआ है, तो इसी चिन्ह को कहा जाता है योजक चिन्ह। जैसे सीता और राम में भी क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। दाल रोटी में भी डैश लगा हुआ है, तो इसी को अपन योजक चिन्ह कहते हैं। तो इस समास की बहुत सरल पहचान है कि वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें क्या होता है, शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या फिर समास विग्रह करने पर इन शब्दों के बीच में और, या, अथवा या एवं भी आता है। तो सारे क्या कहलाएंगे, द्वंद्व समास। रात दिन रात और दिन, सीताराम सीता और राम, दाल
रोटी, तो दाल और रोटी। माता पिता में भी योजक चिन्ह का प्रयोग है, तो उसी प्रकार से माता और पिता। लाभ हानि, तो लाभ या हानि। आना जाना, आना और जाना। तो जहाँ पे वो शब्द या वो समास जिसमें क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, या फिर और अथवा या एवं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला समास है अपना जो अंतिम समास है, बहुब्रीहि समास। प्यारे बच्चों, जिस समास में पूर्व पद मतलब कि पहला पद या उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं, गौण होते हैं। जिस समास में बताया था कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है, अपना बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिस समास में न तो पहला और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब कि दोनों ही पद गौण होते हैं, वो क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसमें जो तीसरा अर्थ निकलता है वो मुख्य होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। लंबोदर का क्या हो गया, लंबा है उदर जिसका, तो क्या कहलाते हैं अपने श्री गणेश जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा, जो सब अपने लंबोदर का समास विग्रह किया था, तो लंबोदर का समास विग्रह क्या किया, लंबा है उदर जिसका या लंबा है पेट जिसका। तो अर्थ तीसरा क्या निकला, श्री गणेश। तो इसीलिए इसको बहुब्रीहि समास कहा जाता है कि इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें जो क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा पद। घनश्याम, घन जैसा श्याम, अर्थात क्या कहलाएगा, कृष्ण कहलाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन होते हैं, वो हमारे शिव जी कहलाएंगे। दशानन, 10 आनन है जिसके, मतलब कि 10 सिर है जिसके, वो क्या कहलाएगा, रावण कहलाएगा। गजानन, गज के समान आनन वाला गणेश कहलाएगा। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, शिव जी कहलाएंगे। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती माता कहलाएगी। महावीर, महान है जो वीर, उसे क्या कहते हैं, हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका, वो क्या कहलाते हैं, शिव कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सभी शब्दों के समास विग्रह करने पर क्या हो रहा है, जो तीसरा शब्द है वो प्रधान बन रहा है, दो शब्दों का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए इसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, वो भी क्या कहलाते हैं, विष्णु जी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या देखा, समास की परिभाषा देखी, समास के अर्थ देखे, अर्थों को समझा, परिभाषाओं को समझा, और समास के कितने प्रकार पढ़े अपनों ने, 6 प्रकार पढ़े, जिसमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास पढ़ा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, और अंतिम पढ़ा जो बहुब्रीहि समास।